हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग ने रैपिड रिव्यू के सीरीज में रोटेशन कवर करने के बाद मैग्नेटिज्म पर 2 लेक्चर भी देख रखा है। पीछे 2 लेक्चर में क्या किए हुए हम लोग ने बायट-सावर्ट्स लॉ और से कुछ एप्लीकेशन सीख रखे हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी की थी जो कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे, और एम्पियर सर्किट लॉ का भी कुछ बेसिक थ्योरी देखा। ठीक है, उन पर कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। पर बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोग थियरी ज़्यादा कवर करने में फोकस करने वाले हैं। जो बची हुई थियरी थी उस पर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों ये वाली वीडियो लॉरेंट्ज फोर्स के साथ। तो भाई लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? जब कभी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो बच्चों वो एक फोर्स को फील कर सकते हैं। मैंने बताया था जनरली रुके हुए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करते हैं। ठीक है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड बनाते भी हैं और उन्हें फील भी करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, जो चार्ज एक्सेलरेट करती है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और साथ में ईएम वेव्स भी रेडिएट करती है। हालांकि हम लोग एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल की बात अभी नहीं करेंगे, ये सारी मैक्सवेल की दी हुई स्टोरीज थी तो हम लोग उस पर बात नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग बात करेंगे अगर चार्ज मूव कर रही हो और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए तो क्या होगा। हम लोग एक फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं, F = Q × V × B। F = Q × V × B, इस फॉर्मूले के हिसाब से उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और यही फॉर्मूला हम लोग को समझाता है कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो 4 बातों पर 4 तरीके से जीरो हो सकता है। अगर चार्ज की वैल्यू 0 हो जाए तो बच्चों फोर्स 0 हो सकता है। मतलब फोर्स 0 कैसे कैसे पॉसिबल? नंबर 1, अगर न्यूट्रल पार्टिकल अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं। नंबर 2, अगर पार्टिकल रेस्ट पर रहे तो मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगी। नंबर 3, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो तो मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगी। नंबर 4, अगर थीटा 0 या फिर 180 डिग्रीज हो, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एंटी पैरेलल हो, तो इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकती है। तो बच्चों याद रखना, अगर चार्जेस रेस्ट पर है तो भले मैग्नेटिक फील्ड में रखो या मत रखो, उस पर फोर्स 0 ही लगेगा। मूविंग चार्ज ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को फील भी कर सकती है और मैग्नेटिक फील्ड बना भी सकती है। मैंने इस पर बातें पहले वाले वीडियो में भी किया था। ठीक है, तो फटाफट क्या क्या बातें जानकारी में रखनी है, ध्यान रखना है। पहला तो ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा बात भाई, ये फॉर्मूला क्या डायरेक्शन भी निकालते कैसे जानकारी के लिए, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करके रखो। मतलब सबको याद रखना चाहिए कि भाई डायरेक्शन कैसे निकालोगे। F = Q × V × B जब देते हो ना इस तरह से, तो अब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किस तरह मिलते हैं? पहला भाई, मैग्नेटिक फोर्स जो है इसका डायरेक्शन निकालने का सबसे फर्स्ट तरीका है राइट हैंड थंब रूल। तरीका क्या है भाई? राइट हैंड थंब रूल। याद कर लो, बिकॉज ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन निकालना, कभी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या है बच्चों? कोई चार्ज पार्टिकल अगर इस तरफ मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो अपने फोर्स किस तरफ देख पाएंगे? अपने राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड को V के अलोंग रखेंगे और देखेंगे अगर मेरी उंगली B की तरफ घूम रही है, अगर घूम पा रही है, तब थंब जिस तरफ पॉइंट कर रही है बच्चों उस तरफ ही मेरा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो अगर ये V है और ये B है तो V × B अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ V × B अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ। अब अगर यहीं पर ये चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज हो जाए तो V × B से अगर बच्चों डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है, पर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक उल्टा माना जाएगा, उल्टी तरफ फोर्स लग रहा होगा। बात समझना, अगर ये चार्ज प्लस होता तो V × B से जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा। वही चार्ज ये इलेक्ट्रॉन या कोई नेगेटिव चार्ज होता तो बच्चों V × B से जो भी डायरेक्शन आएगा उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। याद रखना ये बात। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल मेरा फेवरेट मेथड है। इसके अलावा भी मेथड है, क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं आगे भी बात करूंगा इसके बारे में, बट अभी के लिए एक बात सुन लो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? मैं बोलता हूं भाई फ्लेमिंग, ऐसे कुछ याद कर लो। फ्लेमिंग के पास 2 हाथ थे, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। राइट हैंड इस्तेमाल किया गया था जब करंट बनाते हैं। अगला वाला चैप्टर है ना EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब करंट जनरेट की जाती है, तब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होता है डायरेक्शन ऑब्टेन करने के लिए।
यहां पर डायरेक्शन ऑब्टेन करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, क्यों? बिकॉज यहां करंट बना नहीं रहे बच्चों, करंट बना हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है या चार्ज मूव कर रही है, बस उस पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन ऑब्टेन करना है। तो जब करंट बनाते हो जिसमें इंड्यूस करोगे वहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऐसे याद कर लो, मुश्किल काम के लिए राइट हैंड, आसान काम के लिए लेफ्ट हैंड। ठीक है, मुश्किल काम के लिए राइट हैंड, आसान काम के लिए लेफ्ट हैंड। करंट बनाना मुश्किल है तो फ्लेमिंग ने राइट हैंड यूज किया, और यूज करना आसान है इसलिए लेफ्ट हैंड यूज किया। मतलब जनरली राइट हैंडेड लोग के लिए राइट हैंड, मुश्किल काम के लिए, आसान काम के लिए लेफ्ट हैंड यूज होता है, इस तरह कुछ बोल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है, बट एक जनरल सा होता है ऐसा ना कि राइट हैंड जनरली मुश्किल काम के लिए यूज करते हैं, भारी सामान उठाने के लिए यूज करते हैं, हल्का सामान तो लेफ्ट हैंड से भी उठा लेते हैं, ऐसा कुछ। तो मुश्किल काम मतलब करंट बनाना मुश्किल है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। करंट जब बनाओगे मतलब EMI, तब वहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। करंट को जब इस्तेमाल करोगे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब इसे कैसे यूज करना है बच्चों? फ्लेमिंग ने बोला भाई ये 3 उंगली है और इन्हें ऑर्डर में लगाना है। ऑर्डर में कैसे लगाना है याद कर लो, उन्होंने कहा याद कर लो FBI, जैसे इंडिया में होता है ना CBI, US की है FBI, तो क्या करोगे FBI, ये 3 उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। ठीक है, FBI ऑर्डर में FBI। बच्चों B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I स्टैंड्स फॉर करंट, या फिर डायरेक्शन ऑफ प्लस चार्ज, मोशन ऑफ प्लस चार्ज, FBI है ना। लेट्स से अगर चार्ज, एक चार्ज है, मैंने ऊपर में एग्जांपल लेना है। ठीक है, मैं ऊपर का एग्जांपल लेता हूं। अगर ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, करंट ऊपर की तरफ है ना, मैं इसे I बोलूंगा। जिस तरह प्लस चार्ज आ रहा है वही मेरा करंट है। मोशन ऑफ प्लस चार्ज मतलब करंट है ना। तो FBI में B इधर, I इधर, तो F बच्चों अंदर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अंदर की तरफ है। ठीक है, इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कुछ पाम रूल बोलकर भी है। पाम रूल था कि भाई अगर अपने राइट हैंड निकालते हैं और अपनी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ में अगर हम लोग स्ट्रेच कर दें और मेरा थंब अगर वेलोसिटी की तरफ में मूव कर रहा हो तो मेरा जो ये पाम जिस तरफ खुल रहा है उस तरफ हम चार्ज को धक्का मार रहे हैं। जैसे मेरी हथेली अंदर की तरफ खुल रही है ना, तो हम चार्ज को अंदर धक्का मार रहे हैं, मतलब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। कुछ खास काम का नहीं है, मतलब बस जबरदस्ती का। मुझे लगता है सबसे आसान मुझे राइट हैंड थंब रूल ही लगता है। अब जिसको जो अच्छा लगे। अब पाम रूल में क्या है, फिर से बोल दूं भाई, उंगलियां अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रेच हो और मेरा थंब वेलोसिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर करंट की तरफ पॉइंट कर रहा हो, तो जिस तरफ मेरी हथेली खुल रही है, पाम जिस तरफ खुल रहा है उस तरफ हम लोग फोर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रहा F = QV × B फॉर्मूला, उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका। और अब एक काम की बात है। काम की बात क्या है भाई? काम की बात है कि जो ये फोर्स है ये वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बच्चों दोनों के परपेंडिकुलर होती है। याद कर लो बात। ठीक है, कैसे? तुमको पता है ना, डायरेक्शन V × B की जो डायरेक्शन होती है, V × B का जो डायरेक्शन आ रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू V एंड B बोथ। जानते हो, हम लोग वेक्टर से पढ़ते आ रहे है ना। तो V × B का डायरेक्शन क्या है, जो फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स क्या है, V एंड B दोनों के परपेंडिकुलर है। ये इंप्लाई करता है बच्चों दैट F.V क्या होगा, F.V 0 होगा, या फिर F.B क्या होगा, F.B भी 0 होगा, या फिर क्या होगा, कभी अगर हम लोग करते हैं F.V + B, V क्रॉस नहीं, V प्लस, ये भी 0 होगा बिकॉज परपेंडिकुलर है। ऑल्सो इसकी वजह से बनने वाली एक्सेलरेशन .V वो भी 0 होगा, तो A.V भी 0 होगा, A.B भी 0 होगा, एंड सो ऑन। तो सवाल आता है कि ये फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अगर एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और ये फोर्स अगर इसके परपेंडिकुलर लेट से, तो ये फोर्स कर क्या रहा है, ये फोर्स डायरेक्शन चेंजर है। याद रखना। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स किस तरह का फोर्स होता है, ये डायरेक्शन चेंजर होता है, ये स्पीड चेंजर नहीं होता है। जनरली 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक फोर्स स्पीड चेंज करती है, मतलब रेट जिस रेट से डिस्टेंस कवर हो उसको बढ़ाती है घटाती है, और एक फोर्स डायरेक्शन चेंज करने काम में आती है। एक्सेलरेशन हो रहा है ना, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी 2 तरीके से बदल सकता है, या तो स्पीड बदले या उस पर्टिकुलर पार्टिकल का डायरेक्शन बदले मोशन का। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स ना एक डायरेक्शन चेंजर फोर्स की तरह काम में आती है। ठीक है, इसलिए यहां पे F.V 0 है। अच्छा बाय द वे, अगर F.V 0 है, यही सब लिख सकते हैं दैट
ds बाई डी टी भी जीरो होगी, और अगर एफ डॉट डी एस जीरो है मतलब वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। मैं कहता हूं मैग्नेटिक फोर्स के वजह से कभी भी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। मैं ये सारी बातें ना फटाफट बता रहा हूं ताकि ये एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो ना बन जाए, रिवीजन वीडियो ही रहे, तो हम लोग बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। मुझे पता है फोर्स ऑफ वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो एफ डॉट वी जीरो मतलब जो पावर सप्लाई किया जा रहा है इस फोर्स द्वारा वो जीरो है। जब बच्चों ने मैकेनिक्स सीख रखा उन्हें बड़ा आसान लग रहा होगा। एफ डॉट वी जीरो तो पावर जो है सप्लाइड होगा वो जीरो होगा, और मैं इस v को ds बाई डी टी लिख सकता हूं। मैंने इस dt को हटा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। सही बात है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, खाली डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर वो वेलोसिटी के अलोंग वो फोर्स काम नहीं कर रहा है, वो फोर्स परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाई दिस फोर्स तो जीरो होगा ही। और वर्क डन बाई अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पा रहा है। हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। ये पर्टिकुलर फोर्स डायरेक्शन चेंजर है, स्पीड चेंजर या फिर काइनेटिक एनर्जी चेंजर नहीं है। ठीक, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर बारी आती है बच्चों आगे की, मोशन ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग के डिस्कशन ज्यादा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ही है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कम ही है। ठीक है, तो पहला चीज तो कि व्हेन v इज पैरेलल टू b, मैंने बताया ना, अगर एक चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल रहे, है ना, दोनों अगर पैरेलल रहे मतलब थीटा क्या रहे, 0 या 180। हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं बच्चों, फॉर्मूला है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, मतलब वी बी साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 डालेंगे तो भी 0, 180 डालेंगे तो भी 0, तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड का। नाउ व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मोशन विल बी सर्कुलर। मुझे लगता है काफी बच्चे ये बात जानते हैं, काफी समझी हुई जानी हुई बात है कि अगर एक पार्टिकल है और उसे अगर हम लोग एक वेलोसिटी दे दें और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है तो कहा जाता है v क्रॉस b अंदर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। फील ले लो ऐसे यहां पर कि अगर ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है और दोनों हर समय परपेंडिकुलर रहे तो पार्टिकल जब इधर जाएगा वापस वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, ना पार्टिकल इस तरफ जा पाएगा ना पार्टिकल अंदर की तरफ जा पाएगा, वापस पार्टिकल इस तरह का पाथ लेगा, फिर वेलोसिटी इधर, फिर फोर्स इधर, इस तरीके से करते 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 पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कवर करेगा। यहां पर भी यही होगा, v क्रॉस b, जिस तरफ बच्चों मेरी उंगली पॉइंट कर रही है उस तरफ मेरा सेंटर है, याद रखना। जैसे मैं बोल रहा हूं अगर v क्रॉस, मेरा जो फोर्स है ना वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, तो v क्रॉस b अगर अंदर की तरफ आ रहा है, v क्रॉस b अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो सेंटर अंदर की तरफ है, सेंटर अंदर की तरफ है, तभी फोर्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। समझ रहे, ये अंदर में ऐसे प्लेन में घूम रहा है। तो ये फोर्स बच्चों कर क्या रहा है, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को मीट कर रहा है। हम लोग यहीं से बराबर करते हैं इसको क्यू वी बी से, साइन 90 है तो आर यहां से बच्चों आ जाती है एम वी बाई बी क्यू, जिसको हम लोग पी बाई बी क्यू भी लिखते हैं, जिसको हम लोग रूट ओवर 2km बाई बी क्यू भी लिख सकते हैं, जहां पे बच्चों पी हो गया मोमेंटम, मोमेंटम को रूट ओवर 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी में बी क्यू भी लिख सकते हैं। और कई सारे न्यूमेरिकल में एक और फॉर्मूला यूज होता है, रूट ओवर 2qvm बाई बी क्यू, जहां पे q हो गया चार्ज, जो भी चार्ज है, और v हो गया जिस वोल्टेज से मूव कराया गया उस चार्ज पार्टिकल को ताकि वो स्पीड अप हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज जरूर जानकारी में लेकर रखें। ऊपर आते हैं वापस से। तो बच्चों सवाल आता है ये किस तरह का सर्कुलर मोशन होता है, मोशन विल बी इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, बट किस तरह का सर्कुलर मोशन होता है, मैं चाहता हूं नोट कर लिया जाए, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। क्यों भाई, यहां स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाई v। तो बच्चों r तो क्या है, मैंने भी लिख दिया mv बाई वी क्यू, नीचे एक v लगा देंगे तो v कैंसिल, 2 पाई m बाई बी क्यू, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, 2 पाई m बाई बी क्यू। बच्चों ये टाइम पीरियड है, अगर अपने को फ्रीक्वेंसी पता लगाना है तो इनवर्स कर देंगे बी क्यू बाई 2 पाई m। बच्चों इन किसी भी फॉर्मूला में स्पीड नहीं है तो हम लोग नोट कर सकते हैं कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इसकी रेडियस जो है वो एकमात्र स्पीड पर डिपेंड करती है, ना टाइम पीरियड ना फ्रीक्वेंसी। और तुम्हें पता है भाई ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई करके बी क्यू बाई एम बन जाएगा। देखो पर लिखा हुआ है क्यू बी बाई एम, है ना, ओमेगा इज 2 पाई एफ ना।
जो भी 2 पाई करके BQ/m बन जाएगा। ये तीनों स्पीड पर डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब कितने देर में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर करेगा। मैं अगर 2 पार्टिकल डाल दूं, दोनों अगर सेम चार्ज के हो, जैसे मैं 2 प्रोटॉन ले लूं, ठीक है, और दोनों प्रोटॉन की मासेस अगर सेम हैं, ठीक है, बट एक प्रोटॉन का स्पीड ज्यादा, एक प्रोटॉन का स्पीड कम, जो ज्यादा वाला होगा बड़ा सर्कल लेगा, छोटा वाला छोटा सर्कल लेगा, दोनों एक साथ मोशन कवर करेंगे, है ना, बट एक का सर्कल का रेडियस बड़ा होगा, एक का सर्कल का रेडियस छोटा होगा। बड़े स्पीड वाले का रेडियस बड़ा होगा, छोटे स्पीड वाले का रेडियस छोटा होगा, बट दोनों एक साथ सर्कुलर मोशन कवर करेंगे। ऐसा होगा कि साथ 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 जा रहे हैं, ठीक है, मतलब साथ साथ पैरेलली मूव कर रहे हैं। अगर हम लोग एक साथ लॉन्च करते हैं 2 प्रोटॉन्स को, तो ऑब्वियसली दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, पर जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका बड़ा सर्कल, जिसका स्पीड छोटा उसका छोटा सर्कल। तो ये एक पार्ट रहा, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट पार्ट है व्हेन v इज एट एंगल थीटा टू b। तो बच्चों ऐसा भी पॉसिबल है कि एक स्पीड हम लोग जो दिए और स्पीड कुछ इस तरह का है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का है। मुझे केस नंबर 1 पता है, पार्टिकल इस तरह जा रही है स्पीड से और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पैरेलल है। ये केस क्या है बच्चों, चार्ज पार्टिकल इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। ना ये केस 1 है, ना केस 2 है, ये केस 3 है, जहां पर v ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, ये कोई एंगल पर है। तो क्यों ना हम लोग इसको मोशन को तोड़कर सोचें। हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं v cos थीटा और इसे बच्चों लिखते हैं v sin थीटा। अगर मैं v sin को एक नाम दे दूं v परपेंडिकुलर और v cos को नाम दे दूं v पैरेलल, तो मैं बोल सकता हूं जो पार्ट 1 में हुआ था, पार्टिकल सीधे रास्ते में चलता गया। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं हुआ, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अदरवाइज एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर फोर्स ना लगे तो पार्टिकल जैसा मोशन कर रहा था वो वैसा मोशन करता रहेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, पार्टिकल अगर सीधे रास्ते में जा तो सीधे रास्ते में जाता जाएगा, वो कुछ नहीं बदलने वाला। तो पार्टिकल इस v cos की वजह से वो आगे जाएगा, पर ये v परपेंडिकुलर जो है ना, ये इसको घुमाने में मदद करता था। तो अब हो क्या रहा है, ये घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, और इस तरह होता रहेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट रीजन में है। बच्चों इस मोशन का नाम है, इस मोशन का नाम है हेलिकल मोशन। इस मोशन का नाम है हेलिकल मोशन। यहां पर से रेडियस थी mv/bq, यहां रेडियस है mv परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, v sin थीटा है ना, mv परपेंडिकुलर बाय bq, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, v sin थीटा, ठीक है ना। बच्चों पिच का फॉर्मूला क्या है, पिच का फॉर्मूला क्या है, पिच इसे कहते हैं, ये जो दो हेलिक्स के बीच की गैप होती है इसे कहते हैं पिच। तो पिच का फॉर्मूला क्या है बच्चों, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। मतलब आगे क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ v cos थीटा। और मतलब पार्टिकल जब गोल घूम के वहां पे आती तब तक वो आगे बढ़ गई, तो कितना आगे बढ़ गई, v cos इंटू टी। समझ आ रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही थी भाई, कितना आगे बढ़ गई एक टाइम पीरियड में, जितना वो आगे बढ़ गई है ना, घूम के जब इधर पहुंची तो उसको लगा था भाई वहीं उतरेगी, पर थोड़ा आगे बढ़ गई। कितना आगे बढ़ गई, v cos इंटू टी। तो टी का फॉर्मूला ऊपर में लिखे थे हम लोग, 2πm/bq, 2πm v cos थीटा बाय bq। देखो ऊपर पिच का फॉर्मूला बन गया हॉरिजॉन्टल। और फोर्स यहां पे क्या है, qvb sin थीटा, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सारी बातें समझ में आ गई। मैं बोलना चाहता हूं भाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा, केस बी और केस सी दोनों की सेम रहेगी, बिकॉज वो भी वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे भी कौन सा वेलोसिटी का डिपेंडेंसी आने वाला है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट दोनों ही जगह रहेगा। तो वहां पे भी टर्म नहीं था तो यहां पे भी टर्म नहीं रहेगा। यहां पे मतलब वही डिपेंड करता है क्यू, बी और एम पर, इन चीजों पर ही टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा डिपेंड करती है। जो भी हो बच्चों, ये थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब हम लोग एक बात करना शुरू कर रहे हैं बच्चों, वो है मोशन ऑफ चार्ज कंबाइंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तब क्या होता है। ऐसे मैंने बच्चों जो भी चीजें बताई, इसके अलावा भी कुछ और भी टाइप की थियरी होती है। जैसे एक थियरी है जो शायद किसी बच्चे ने मुझसे डाउट में पूछा था कि सर एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और इसमें एक पार्टिकल एंटर करता है, ठीक है। इसमें अगर एक पार्टिकल किसी एंगल में अगर एंटर करता है, ठीक है, किसी एंगल में अगर पार्टिकल यहां पर एंटर करता है, तो कितनी देर में वो पार्टिकल निकल पाएगा।
मैं इन सब पर बातें बाद में करूंगा, यहां पर किस तरह का मोशन होता है, मतलब ये अलग क्वेश्चन है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है। मैं बच्चों इस पर बातें करूंगा एप्लीकेशन के दौरान। कुछ थ्योरी तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, अगर कुछ बच्चों को पता है तो अपने एंड से थ्योरी को अपडेट कर लो, पर इस तरह की थ्योरी मैं एप्लीकेशन में करने वाला हूं, ठीक है। मैं जरूर इस पर एप्लीकेशन लेके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट लगभग सारे काम की जो बहुत क्रूशियल थ्योरी मैं उसे देते जा रहा हूं, जो बची हुई थ्योरी बच्चों न्यूमेरिकल में जरूर मिलेगी। न्यूमेरिकल की भी क्लासेस सारी बढ़िया से फॉलो करना, ठीक है। आज वाली ज्यादा वीडियो थ्योरी है, बट आने वाली वीडियोस में न्यूमेरिकल भी रहेगा। तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं E+B रीजन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो व्हेन V एंड B आर पैरेलल और V एंड E दोनों पैरेलल हो, मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे भाई, जब V और B पैरेलल हो तो बेकार, ये तो फोर्स 0 दे रही है, मैग्नेटिक फोर्स 0। पर अगर V और E पैरेलल है, मतलब एक तरीके से ये एक पार्टिकल है, इसे इस तरफ फोर्स मिल रहा है QE और इसकी स्पीड भी इसी तरफ थी, तो एक तरीके से बोल सकते हैं ये QE/m से एक्सेलरेट करेगा और पार्टिकल का स्पीड इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। मैं जब भी सोचता हूं ना QE के बारे में, मैं QE को हमेशा कंपेयर करता हूं mg से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कंपैरिजन करने में। मुझे लगता है कि भाई जैसे ग्रेविटी क्या है, mg/m है ना, हो सकते हैं इस तरह ग्रेविटेशन फोर्स में। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, QE/m। दोनों ही जैसे कुछ है, जैसे यहां मास है ना, यहां चार्ज होती है, ठीक है। इस लॉजिक को याद रखना। मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लो एक बिल्डिंग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, मान लो इस तरफ क्या है, ग्रेविटी है, इस तरफ ग्रेविटी है। मैं अगर पार्टिकल को इस तरफ फेंकूं तो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ लेगी। सिमिलरली अगर ग्रेविटी की जगह अगर मैं यहां पे लिख दूं QE/m है, पार्टिकल वापस पैराबोलिक पाथ लेगी अगर वेलोसिटी और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। मैं चलो इस पर बात कर रहा हूं, मैं ऊपर में आके बात करता हूं, एक मिनट रुकना बस, सुनो। When V and B पैरेलल, तो ये तो बेकार, पर पैरेलल हाँ क्या होगा, मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्या होगी एक्सेलरेशन, QE/m एक्सेलरेशन होगी। स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक फोर्स 0 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक QE रहेगी, सो द पार्टिकल विल बी इधर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही तरफ है तो एक्सेलरेट करेगी, और ऐसा हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी उल्टे तरफ थी पर एक्सेलरेशन इस तरफ, पार्टिकल विल बी स्पीडिंग डाउन, स्पीड कम हो रही होगी। नेक्स्ट केस, व्हेन V एंड B पैरेलल एंड V एंड E परपेंडिकुलर, तो वापस पैरेलल बेकार, और V और E परपेंडिकुलर। मैंने बताया ना थोड़े पहले, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो मतलब बोल सकते हैं एक तरह से ये ग्रेविटी वाला केस से कंपेयर कर लें, स्पीड इधर ग्रेविटी इधर, तो पार्टिकल इस तरह का पाथ फॉलो करती थी ना। हम लोग बिल्डिंग्स जब बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकते थे और ग्रेविटी इस तरफ काम कर रही है तो पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ लेती थी, याद आ रहा है। उस ग्रेविटी को रिप्लेस कर दो QE/m से, नेचर अलग है बट हरकत वही रहेगा। ग्रेविटी जो QE/m लगा दो, पैराबोलिक मोशन होने वाला है, पैराबोलिक पाथ रहेगा, नोट करना। When V and B perpendicular and V and E perpendicular, the particle may be more undeflected and undevoted with same uniform speed if V is equals to E/B। अब ये जो अनडिफ्लेक्टेड अनडिवोटेड जो भी है ना, मैं इसे बता दूं क्या होता है। बड़ा एक फेमस सा टॉपिक है जिस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो बच्चों अगर मान लो यहां पर एक ऐसा एक रीजन बनाया गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ टॉपिक है इसलिए बड़े ध्यान से किया जाता है इसे, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, लेट से अंदर है बाहर है, मैं एक बार बनाऊं उसके बाद ही बता पाऊंगा। मान लो एक चार्ज पार्टिकल फेंका गया, चार्ज पार्टिकल Q है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मान लो पार्टिकल जब इधर पहुंचा तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लग रही है QE। अब पार्टिकल में वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ QVB। अगर पार्टिकल में ये QVB QE बराबर रहे, QVB और QE बराबर रहे, तो बच्चों क्या होगा, पार्टिकल सीधा चले जाएगी बिना डिफ्लेक्ट किए, तो Q कैंसिल हो जाएगा, V हो जाएगा E/B। अगर स्पीड E/B के बराबर है तो पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट किए सीधा निकल जाती है, समझ रहे? तो इसे कहते हैं कंडीशन फॉर
वेलोसिटी सिलेक्टर, इसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर। समझ आ रहा है? वही मैंने वहां पर बताया। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये सारे काम के ऐसे तो देखो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारी बातें और भी होती है। जो बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन वो बोर्ड पर नेक्स्ट है, वो है साइक्लोट्रॉन। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहा है। सीबीएसई के एग्जाम से सिलेबस इस बार हटा दिया गया, बट ऐसे हमेशा रहता था। तो सीबीएसई में रहता मतलब एंट्रेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो भाई साइक्लोट्रॉन क्या होता है? अरे शिट, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो होता है क्या है ना, ऐसे दो डी शेप के बॉक्स लिए जाते हैं बच्चों, और यहां नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह पॉइंट करती हुई। ठीक है, तो अपने इसे ये डी शेप के बॉक्स समझ आ रहा है, यहां वोल्टेज लगाए गए। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे फील करवाता हूं थोड़ा सा। आई होप सब बच्चे आराम से समझ पाए क्या है ये दो डी शेप के बॉक्सेस होते हैं, और यहां बच्चों हम लोग एक सोर्स लगा देते हैं इधर में। ठीक है, यहां पर पार्टिकल लगाते हैं, ये चार्ज Q, ये मास M। होता ये पहले ही चार्ज रेस्ट में रहती है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा भरपूर मैग्नेटिक फील्ड, बहुत पतला सा रीजन है बच्चों ये। हाँ, यहां बॉक्स के अंदर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड रहनी चाहिए। तो मेरा ऊपर था ना से नॉर्थ साउथ, ऊपर से नॉर्थ पीछे साउथ, तो फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर मान लेते हैं बच्चों यहां पर पोलैरिटी डेवलप हुई बिकॉज ऑफ दिस एसी सोर्स, प्लस इधर माइनस, पार्टिकल इधर की तरफ स्पीड, एक फोर्स पाएगी QE, जैसे पार्टिकल अंदर घुसेगी थोड़ा सा स्पीड आया, इसमें क्या होगा, स्पीड इधर V, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ V क्रॉस B। बच्चों फोर्स काम करेगा, पार्टिकल इस तरह सर्कुलर पाथ लेगी। कैसे? V क्रॉस B, जहां फोर्स पॉइंट कर रहा होता है बच्चों वहीं पे कहीं सेंटर होती है ना, V क्रॉस B, तो इधर सेंटर होगा। अब जैसे ही ये पार्टिकल ने हाफ सर्कल कवर किया, उतने ही देर में मेरी यहां की जो पोलैरिटी थी ना, यहां की जो पोलैरिटी थी ना, यहां की जो पोलैरिटी थी वो ठीक रिवर्स हो गई। वो ठीक रिवर्स हो गई, मतलब यहां पर प्लस पोलैरिटी, मतलब मुझे बोलना मतलब है इसका हाफ सर्कल होने में जो टाइम लगेगा उतना में इसका जो मेरा सिग्नल लगा हुआ जो एसी सोर्स है वो अपना हाफ वेव कवर किया, और अब उल्टा हो गया। और अब पार्टिकल जब इधर पहुंची है तो भाई अब वापस ये यहां से स्पीड बढ़ाएगी, जैसे यहां पहुंचेगी वापस V क्रॉस B, इसका स्पीड बड़ा हो गया तो सर्कल का रेडियस बड़ा होगा, टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। मैंने बताया था टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये वापस कैसे हुआ, V क्रॉस B, सेंटर कहीं यहां की तरफ है और इसी को मेंटेन करते हुए मूव कर रही है भैया V क्रॉस B। जैसे यहां पहुंची वापस इसने हाफ सर्कल जो कवर किया, जो टाइम लगा, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, उसी टाइम में वापस इस सिग्नल ने हाफ वेव कवर कर लिया, और अब वापस से हम लोगों को पोलैरिटी चेंज करने का मौका मिलेगा। पोलैरिटी हम लोग वापस चेंज करेंगे, हम लोग बोलेंगे यहां प्लस पोलैरिटी, यहां प्लस पोलैरिटी और यहां पर माइनस पोलैरिटी। ठीक है, वापस क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, फिर स्पीड बढ़ेगा, फिर स्पीड से बढ़ा, वापस यहां पे बड़ा हुआ सर्कल, इस तरह वापस ये यूनिफॉर्म सिंक में होता रहेगा, और जहां पे निकालना हो वहां से वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मोशन हो रहा है बच्चों। अब सारे काम की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जो हाफ टाइम इसे लग रहा है वही हाफ टाइम मेरे सिग्नल को लग रहा है, या बोल सकते हैं जो फुल टाइम इसको लगेगा मिलाकर वही फुल टाइम मेरा इसका होगा। मतलब जो फ्रीक्वेंसी मेरे सिग्नल का है वही फ्रीक्वेंसी मेरे मोशन का भी है। ठीक है ना, तो वही यहां पे यूज किया गया, देखो यहां पे वही यूज कर रहे हैं ना, पाई आर, आधा मोशन आधा सर्कल है ना, ये आधा सर्कल बाई V है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, पाई M बाई बी क्यू। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना 2T होगा, 2 पाई M बाई बी क्यू। तो जो फ्रीक्वेंसी मेरा इस पार्टिकल का है वही फ्रीक्वेंसी मेरे सोर्स का होना चाहिए, तभी यहां पर यही साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी जो मेरे इसका है वो कितना है भाई, फ्रीक्वेंसी कितना है, ये BQ बाई 2 पाई M जो इस पार्टिकल का है, और वही फ्रीक्वेंसी मेरा इस साइक्लोट्रॉन का होना चाहिए, यही साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी है, दोनों मस्ट बी सेम, अदरवाइज इस तरह से वो पार्टिकल स्पीड नहीं बढ़ा पाएगा। जनरली बच्चों साइक्लोट्रॉन किस काम में आती है, चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाने में। ये एक तरह से चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाने में काम में आती है, थोड़ी जगह पे स्पीड बढ़ा देती है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लगातार डायरेक्शन चेंज कर रही होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है भाई, लगातार स्पीड बदल रही होती है, और जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा स्पीड। हम लोग सीखे ना R प्रोपोर्शनल टू V, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा स्पीड। ठीक है, तो
maximum energy of the particle, maximum energy gained by the charged particle is E max q square b square by 2m into r square, जहां पे r में मैक्सिमम रेडियस है जहां से हम लोग उसको निकाल रहे हैं, है ना, ये मैक्सिमम रेडियस। तो हम लोग कोई बोले कि व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी, तो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत आई होप नहीं हो बच्चों। अगर किसी को भी अगर दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा हो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाफ mv² लगाएंगे, v का फॉर्मूला हम लोग को पता है, हाफ mv² लगाना है। v का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं r इक्वल्स टू mv/bq, तो यहां से बच्चों v निकल जाएगा bq r/m, इसे बस पुट कर दो, वहां को पुट करने पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। v² है ना, तो b² q² r²/m², सॉल्व करने पर ये एक्सप्रेशन रेडी रहेगा। ठीक है, अब अगली बात आती है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो बच्चों F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ये एक काफी काम का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, मुझे F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी अगर आता है, मैं बस करूंगा क्या, मैं इस V को रिप्लेस करके लिख दूंगा लेंथ क्रॉस B, और V क्या होता है लेंथ बाई टाइम, मैं उस Q/T को बाहर लिख दूंगा। देखने में देखो V हो गई L/T और Q/T क्या हो गया करंट, तो देखने में फॉर्मूला वहीं से बन गया। तो अगर अपने को पहला वाला फॉर्मूला पता है QV क्रॉस B, तो अपने को ये भी पता है। ठीक है, तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को थोड़ा फील पे के साथ बात करते हैं। अगर मैं काम के बाद बताना चाहूंगा, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर बच्चों अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए और वो शेप कोई भी हो, अपने को ना शॉर्टेस्ट लेंथ देखना होता है। मतलब ये वाला, अगर मान लेते हैं ये अपना लेंथ है यहां तक, अपने को बच्चों शॉर्टेस्ट लेंथ देखना है। ये अगर A है, ये B है, कोई भी वायर कोई भी शेप में हो, तो अपने देखेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, ये वाला, ये करंट I है। तो बच्चों बस ये लेंथ नाप लो, इसे अगर लिखते हैं L, तो फॉर्मूला है फोर्स का F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B। मैं सारी बातें ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग। इस सिलेबस मैक्सिमम बातें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही है। ठीक है, किसी को नॉन यूनिफॉर्म पे बात करना हो या फिर और भी कुछ एप्लीकेशन करना हो तो अलग से पिंग करना, मैं उस पर डिस्कशन कर सकता हूं, बट जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को अपने लेवल पर। तो भाई ये L क्रॉस B दिख रहा है, ये L शॉर्टेस्ट लेंथ दिया ना, ये कोई भी वायर कोई भी शेप की शॉर्टेस्ट लेंथ नापे, L क्रॉस B। बच्चों ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का, ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का। तो F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, लिख सकते हैं इसको ILB, क्योंकि L और B परपेंडिकुलर है यहां पर। तो अब अगर ये कोई इस शेप का वायर है तो बच्चों क्या करना है, शॉर्टेस्ट लेंथ लेना है। तो वही मैंने लिखा है फोर्स ऑन अ रैंडम शेप कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैंने वही बात किया। तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ लेना होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0, सही बात है। लूप अगर क्लोज हो जाए तो कोई शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ विल बी 0, तो फोर्स 0 हो जाएगी। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वायर ऑन एनी शेप इज इक्विवेलेंट टू अ फोर्स ऑन अ वायर जॉइनिंग पॉइंट A एंड B इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने बताया शॉर्टेस्ट लेंथ देखना होता है। बच्चों मैंने जो बोर्ड पे अब रख के रखा है ना, इस पर क्वेश्चन भी आया था इस बार जेईई मेंस में, इस साल के जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। तो व्हेन एन आर्बिट्ररी करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन था एक्चुअली में, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये सही तो दिया है ना, मतलब आंसर सही दिया गया कि नहीं दिया गया जेईई द्वारा, चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि भाई ये एक करंट कैरिंग ऐसा एक है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दिया गया, पैरेलल दिया गया प्लेन के वगैरह वगैरह, और शेप सर्कुलर हुआ, स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया, कुछ इस तरह से बनाया हुआ क्वेश्चन था। रफली मुझे याद है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है तो बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो देखो क्या होगा, मैं देख सकता हूं ये V, मेरी उंगली अंदर की तरफ घूम रही है, V क्रॉस B, तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर ये करंट है ना, V बोलो या फिर I बोल दो, चलो चलेगा, है ना, I इधर की तरफ, तो L क्रॉस B। बच्चों L वेक्टर किस तरफ होता है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है। वेक्टर L किस तरफ होता है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा होता है। L करंट L क्रॉस B इस तरफ। तो बच्चों अगर हर तरफ से सर फोर्स देगा तो ये शेप इस तरह का बन जाएगा, सर्कुलर शेप बन जाएगा। अब अगर तुम बोलते कि सर मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी प्लेन पर होता तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी प्लेन पर होता तो क्या होता, चेक कर लो ना, एक बार चेक करो। यहां पे होता है L क्रॉस B बाहर की तरफ,
यहां पे होता है L क्रॉस बी अंदर की तरफ, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ये देखो, ये होता है ऐसे L क्रॉस बी अंदर की तरफ, है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो L क्रॉस बी इधर की तरफ, और यहां पे करंट ऐसे, तो L क्रॉस बी बाहर की तरफ। फील कर लो आप इसे, L क्रॉस बी अंदर की तरफ, L क्रॉस बी बाहर की तरफ, समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता, ये बस हम लोग टॉर्क का बात करते हैं, डाइपोल की बात करते हैं, पर ये सर्कुलर शेप नहीं ले पाती। तो इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड रहती तो भाई यहां पर टॉर्क डेवलप होता, ये शायद कॉइल घूमने लग जाती, बट कॉइल खिंच के सर्कुलर शेप अटेन नहीं कर पाती। कॉइल घूमती क्यों घूमती, हम लोग उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो हम लोग के डाइपोल पर ही है बच्चों, तो उस पर बात करने वाला। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा कि अगर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रहे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये खिंच के एक सर्कुलर शेप ऑब्टेन कर ले रही है। ध्यान से मार्क करना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पैरेलल नहीं, है ना? तो बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग आगे इसी पर बातें यहीं पर एंड करते हैं, काफी लंबा टन गया वीडियो, हम लोग ठीक इन्हीं पर और डिटेलिंग करेंगे, कुछ और एप्लीकेशंस करेंगे आने वाले सेशन में, और उसके बाद बातों को और आगे बढ़ाएंगे। जिन बच्चों को जो भी डाउट रहे वो लोग अपने डाउट को नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ अगर रहे कि भाई सर ये चैप्टर के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर करनी चाहिए, इस चैप्टर को बाद में किया जाए, ऐसा कुछ भी अगर व्यू रहे उसे भी कमेंट बताना, और आई होप सारे वीडियो को बढ़िया से फॉलो किया जाए। बहुत जल्द बच्चों हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक का, और उसके बाद टेस्ट भी रहेगा एंड में, ठीक है? दिस मच, थैंक यू, बाय बाय।